जिंदगी एक सफर है सुहाना। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है छाँव की। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ठिकाना। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपने अपने पिताजी की भी बहुत मदद की, उनसे पैसे लेके उनके पैसे डुबा दिए। वो 50 का 25 हुआ। मैंने और खरीदा। उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको जीरो होते हुए देखा। फादर से मैंने 1 लाख रुपए लिए और क्लास 10th में जब आप थे? हाँ जी। और वो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो ज़ीरो कर दिए। आपने अपने पिताजी की भी बहुत मदद की, उनसे पैसे लेके उनके पैसे डुबा दिए। मदद मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बंद नहीं किया आपको पैसा, और शायद अगर वो शिक्षा आप नहीं लेके आते तो आज मेरे सामने एक बहुत ही एस फंड मैनेजर नहीं बैठे। जी बिल्कुल, आई थिंक एडवर्सिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है और वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा लेसन भी था, ब्लैक स्पॉट भी था, जो भी आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पिताजी की मैंने बहुत बड़ी पूंजी वो डुबा दिया था बहुत ही छोटे टाइम में। तो वो होता है ना कि आपके पास नॉलेज नहीं होता है तो और आपको लगता है हम सब यंग, वो सब जो भी यूथ होता है उसको ये लगता है कि मेरे को सब आता है और वो दूसरे को देख के सब कुछ कर सकता है, नॉलेज होता नहीं है। तो वही मेरे साथ भी था हर्षद मेहता के समय में, काफ़ी किया। बट उसके बाद में ये नक्की किया कि पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ बाद में काम करेंगे। एंड ये एक दुख हमेशा था कि भाई ये तो वापस नहीं होगा और इसको मेकअप करना है, मोर देन मेकअप करना है, ताकि जो मैंने इनको पेन दिया उनसे ज़्यादा कंफर्ट दो। फादर से मैंने 1 लाख रुपए लिए और क्लास 10th में जब आप थे? हाँ जी। और वो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो ज़ीरो कर दिए। वाह, तो आप ऐसे तो रोल मॉडल हैं आजकल के लोगों के। तो क्या ऐसे नहीं करना चाहिए। हाहाकार हुई कि नहीं हुई कि पिताजी ने माफ कर दिया? हालांकि उनका एक्सपीरियंस था मार्केट्स में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इसे नहीं मेरे मतलब मुझे गुस्सा किया, बट लेकिन उनको उनसे डेफिनेटली उनसे काफ़ी सुनने को मिला और यही सीख है। मतलब हमने कई जगह हाथ जलाया अपनी जर्नी में और उस जर्नी से सीख के हमने यहाँ तक आए, है ना। कि हमने ओवर द इनिशियल 5 years 7 years हमने ये सीखा कि क्या नहीं करना है मार्केट्स में। तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग जर्नी का। तो वो डिसिप्लिन। क्या सीखा आप? 3-4 चीज़ें। जैसे हम कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे इनिशियली। तो पेनी स्टॉक्स में ऐसा लगता था कि किसी प्रमोटर ने कुछ बोला कि मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी बड़ी कंपनी बन जाऊँगा। और हम उसमें हमें लगता था कि वो 2 रुपये का स्टॉक, 1 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक, वो 500 रुपये का हो जाएगा और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। बट एज इट टर्न्ड आउट, मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऐसा कभी वो फैक्ट्री कभी लगी ही नहीं। वो आज भी हमारे अकाउंट में वो स्टॉक्स होंगे, वो ज़ीरो वैल्यू होगी या वो कंपनी बंद हो गई। तो हमने देखा कि एक या तो कोई एक बहुत बड़ा आदमी, अगर जैसे टाटा अगर कोई बात बोल रहा है, अंबानी कोई बात बोल रहा है, बिरला कोई बात बोल रहा है कि मैं ये फैक्ट्री डालूंगा, तो आप उस पर विश्वास करिए। पीक ऑफ आईटी बुल मार्केट 2000 2000 2000 हाँ। कुछ स्टॉक्स थे, नाम नहीं लेते उनके, बट मैं उनके चार्ट्स देखा करता था। अच्छा, मैंने आपको बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी और अभी यहाँ आ गई है तो यहाँ पे आप खरीद लें, यहाँ तक जाएगी, वापस पैसे बनेंगे। तो कुछ स्टॉक्स थे उस मार्केट में जो 1000 रुपये से 50 रुपये के हो गए थे। सो करीब करीब 95% करेक्शन इन द स्टॉक्स। सो व्हाट डज योर माइंड टेल यू कि अगर यार ये 1000 रुपये की चीज़ थी, अभी 50 की हो गई, अभी वापस अगर ये 100 की हो गई तो आपके पैसे तो डबल हो जाएंगे। तो मैंने 50 रुपये पे चीज़ें खरीदी। वो 50 का 25 हुआ। मैंने और खरीदा। उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको ज़ीरो होते हुए देखा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंपनी ज़ीरो क्यों हो रही है। मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना। मैं उस कंपनी को ढूंढने बेंगलोर गया क्योंकि मुझे पता चला कि बेंगलोर में उनका हेडक्वार्टर्स है। तो उस कंपनी को ढूंढने मैं बेंगलोर गया कि मैं इनके हेडक्वार्टर्स में जाके इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि कंपनी मतलब 50 पैसे 1 रुपये की है। और जब मैं वहाँ ढूंढ रहा था उस कंपनी को
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ तो उनका ऑफिस ही नहीं था, एक छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था उस कंपनी का नाम, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और आसपास जिससे भी बात की उनको उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं है। सो इट वाज अ मैसिव लेसन फॉर मी। कोई चीज़ अगर सस्ती है इसका मतलब वो खरीदने लायक नहीं है, कोई चीज़ महंगी है तो इसका मतलब ये बेचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट चांसेस आर अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जा रही है तो कुछ उसमें सच में अच्छा हो रहा है। तो कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, दे हैव ग्रोन, HDFC बैंक फॉर डिकेड्स। देखिए, आम का पेड़ लगाएंगे तो अगले दिन तो आम नहीं आता है, आपको 5 साल लगता है। हर चीज़ के लिए समय है, तो इन्वेस्टमेंट में भी वैसा ही है। आज आप पैसा डालते हो अच्छा खासा एक इंडेक्स फंड में, वो 3-4 साल तक रुकना पड़ेगा, तभी आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। अगले ही दिन मेरे को ना करोड़पति बनना है करके कोई सोचते हैं, वो निवेश नहीं करते, वो लालच दिखा रहे हैं। लालच बुरी बात है। अभी हम लोग एक्सचेंज की तरफ से और सेबी की तरफ से बहुत सारे कोशिश करते हैं ताकि निवेशक का अवेयरनेस बढ़ जाए, उसका जानकारी बढ़ जाए, उसका ज्ञान इस विद्या में बढ़ जाए। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत करते हैं। तकरीबन बस BSc अलोन एक साल में कम से कम 15,000 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। उसमें कम से कम 8 लाख लोग शामिल होते हैं, उसका ज्ञान पाते हैं। उसके अलावा हम लोग दिलचस्पी के साथ अगर किसी को किसी चीज़ सीखना है, अब छोटा छोटा क्लिप लगाएंगे तो लोग देखते हैं यूट्यूब वीडियो वगैरह, तो हम डॉक्टर माने वीडियोस करके बहुत लाए हैं, उसका व्यूअरशिप बहुत है। उसके अलावा जब ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट वीक वगैरह आता है, वो नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि न लोग इसको सोचें, समझें और वापरें, ताकि जो निवेश करता है वो सुरक्षित हो। बिहेवियर में जो फियर और ग्रीड की बात हम करते हैं तो दैट हैज रिमेन्ड द सेम। वो बिल्कुल वही रहा हुआ है। एंजाइटीज रही है। शायद कुछ जो चीज़ बदला है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली पिछले जो 4-5 साल में जो इंडस्ट्री में इतने सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं, यंग इन्वेस्टर्स आए हैं, थैंक्स ऑल्सो कि फिनटेक है, कन्वीनियंस है, टेक्नोलॉजी है। तो एक ये है कि दी नीड टू मेक वेल्थ फास्ट, to reach somewhere fast, that aspiration to get somewhere fast has only got accentuated. सिर्फ बड़ी है ये जो एस्पिरेशन है कि हम कुछ जल्दी से बना पाए। और यंग जनरेशन में यही है कि हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते थे, लंबे करियर्स के बारे में सोचते थे, एंड आई थिंक दिस जनरेशन थिंक्स वेरी डिफरेंटली। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। ये है कि रिसर्च भी ये कहता है कि ये जो जनरेशन है, दे विल प्रोबेबली हैव मोर देन 10 डिफरेंट करियर्स इन देयर लाइफ टाइम। उनकी अपनी चैलेंजेस हैं कंपेयर टू आवर जनरेशन, एंड आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट दे विल फेस इज दैट दे विल लिव लॉन्गर देन अस, एंड सो द फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है उनके लिए। Don't come with the singular mindset of instant gratification. कुछ भी आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकता, और अगर वो मिलता है तो वो मिथ है। मैं नहीं कह रहा आप पैसा नहीं कमाएंगे, ओवरनाइट कमा सकते हैं, बट क्या आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं is something which you have to define. तो अगर आप लॉन्जिविटी के साथ आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी इंडस्ट्री में रहने की, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करने की, वो मल्टीफोल्ड रहेगी, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। जितनी जल्दी आप समझ जाए कंपाउंडिंग का बेनिफिट, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे आप। तभी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। Hard work along with smartness, ability to express yourself, ability to take risk, and mastering the technology, that puts our new age in a much better position. And financial independence, ये तो मेरे हिसाब से नई जनरेशन को हमसे बहुत बेहतर करना चाहिए। हमारी जनरेशन तो इसमें बहुत पीछे रह गई। आई थिंक मेरे पिताजी की जनरेशन के लिए तो फिक्स डिपॉजिट्स, स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड के आगे दुनिया ही नहीं थी। हमारी जनरेशन में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, बट कर नहीं पाते।
अभी मैंने कुछ डेटा देखा जो दिल को हिला गया। FY 21 से 23 के बीच में टोटल इंडियन हाउस होल्ड का 7% सेविंग अबव इन्फ्लेशन रिटर्न वाले प्रोडक्ट में गया, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड डायरेक्ट इक्विटी। 7%। सिर्फ 7%। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर पाइए ताकि आप वह काम कर सके जो आप एंजॉय करें। एंड जो काम आप कर रहे हैं अगर वो आप एंजॉय करने लगेंगे तो वर्क इज वर्शिप। लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट। हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है। अब मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपये होंगे महीने में सेव करने हैं। तो मुझे देखते हैं 1000 रुपये, तो सर हाँ 1000 रुपये से भी काफी कुछ हो सकता है। पैसे के मामले में हमको लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि एंड मैं इतना बता दूं सिंह दैट ये एक्सपीरियंस में, इफ somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. अगर आप SIP 500, 750 या 1000 रुपीस करेंगे ना, तो नेक्स्ट 10-15 years में you are out of poverty. आपने तो कईयों को HNI बना दिया। बिल्कुल। एज ए इंडिविजुअल और एज अ हाउस होल्ड अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप अगर वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल मेक 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, एंड दैट इज ट्रू एट अ कंट्री लेवल ऑल्सो। So saving is the first part, but converting savings into investment is the more important part, because that is where jobs get created, assets get created, productivity comes in. तो हमारी सेविंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है when you add investment to savings. और लास्ट 30 years and we are fortunate कि हम भी एडलवाइज भी उसी टाइम स्टार्ट हुई, has been this journey of saving to investment. मुझे तो लगता है ये जर्नी अभी और भी 25-30 साल की अभी भी बाकी है। हमने जो की है वो है सेविंग व्हेन आई एम अर्निंग मनी, आई एम सेविंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन द बैंक। आई एम नाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड, AIF, InvIT, REIT सब आ गए हैं। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊं तभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, 2 करोड़ रुपये की मेरी कैपिटल। एंड इट इज़ करेंटली अज्यूम कि रिटायरमेंट के बाद इट इज़ अगेन बिकम्स ओनली सेविंग। बट अभी अगर आप 60 साल में रिटायर होते हो और आपकी एक्सपेक्टेंसी इज 80-85 ईयर्स ओल्ड, आपके पास और भी 25 साल इन्वेस्टिंग के लिए है। अभी इन्वेस्ट का हॉराइजन विल चेंज, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ 5, 10, 15 ईयर हॉराइजन, ये 30-40 ईयर का हॉराइजन हो जाएगा और उसमें द रियल गेम विल स्टार्ट। ये बातें कभी होती हैं, कहीं नहीं होती, लेकिन इंक्रीजिंगली नाउ विद आवर सन फाइनेंस से बहुत अच्छी बातें भी हैं करने के लिए। सो द गुड थिंग अबाउट मैरिंग, एक बात तय है कि आपका बेटा फाइनेंस नहीं करेगा, फाइनेंस में उसको प्रॉब्लम नहीं, हाँ उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मे बी ही माइट से मैं इतना बोर हो गया हूँ तुम दोनों की फाइनेंस से कि मैं जाके एथलीट बनता हूँ। यस, दैट्स हिज कॉल। 7-8 year old. Yeah, I've met kids in my son's school 2-3 years older. He gets called baby shark in his school. I've met 4-year-olds. आपको ऑफिस में शार्क बुलाते हैं बच्चे? हाँ, कभी-कभी बुलाते हैं। But I think I'm a very nice person. 6 बजे सुबह तो आप फ्लाइट्स लेती हैं, वहाँ का भी एक जिक्र है इसमें। तो पिक्चरें कब देखती? Actually मैं पहले बहुत देखती थी, but I watch. बंद कर दी हम? नहीं, अब मैं सारी पिक्चरें सिर्फ शार्क टैंक देखती हूँ। I watch all movies on flights. On flights? Yeah, so what I do is I download movies on the streaming channels. I haven't watched a movie in the theater. फ्लाइट में आपको कौन देखने देता है? Yeah, सब तो आके आपको पूछते होंगे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। That is a problem. It is harder to watch movies, but all the movies I've watched. Is she a workaholic? I work. Absolutely. Totally? Absolutely. Sundays भी आप काम? I mean, the mind is, since I've had my son, I work a little less, but the mind is always switched on, and I don't think we have, by the way, most of this book was written on Sunday at 5 o'clock. Yeah. I never built F&O business in my career at all. मैं कभी भी बोलता था फ्यूचर में फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है।
सबसे पहले तो किसी को 70, मैंने तो बाय द वे 500 स्कीम भी सुनी है किसी 500 आप पूछिए मत। मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो अभी लिखा है जहां इंसान 27,000 की SIP कर रहा है 31 फंडों में, 31 SIP मैंडेट्स जाने हैं, तो ये तो पागलपन है। सो आई डोंट थिंक किसी को ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर आपको अपना पहला निवेश करना है और आप रीजनेबली रिस्क आपके पास है, 2-3 फंड की कैटेगरीज है। लाइक आई ऑलवेज से बॉम्बे दिल्ली में तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, आप सब में जाके खाना खाते हैं, नहीं खाते ना, इंडाइजेशन हो जाएगा। 3-4 आपके रेगुलर होंगे, तो ऐसे ही आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे आप अगर आपकी ठीक ठाक रिस्क एपेटाइट है तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड में, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड और 250 स्टॉक इंडिया के, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 20 साल में हिंदुस्तान बढ़ेगा तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, आप ऐसा पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए जिसमें 250 स्टॉक है। फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, बड़ी साधारण। थोड़े से और कंजर्वेटिव हैं तो एक इक्विटी और डेट का ब्लेंड हाइब्रिड फंड कर लीजिए। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे। फ्लेक्सी कैप आपके मुताबिक इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट? इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, वो आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में थोड़ा रहिए। अगर आपको इतना फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड इज ऑल्सो गुड, वो जाएगा जब एज लॉन्ग एज द इंडेक्स इज गोइंग यू विल गेट द सिमिलर रिटर्न। सो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप या कुछ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी वो सही रहेगी जो पहली बार निवेश कर रहे हैं। History of markets generally say that few people only benefit at the cost of more. वर्ल्ड डेटा भी अगर हम देख ले, 750-800 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, लेस देन 1 करोड़ पीपल हैव मनी। सो भगवान की डिज़ाइन है कि फ्यू पीपल हैव मनी एंड मोर डोंट हैव, अनफॉर्चुनेट डिज़ाइन। The same is true in life, the same is true in markets. And the other point I will say is that, see, we all hope that opportunity India में बहुत अच्छी है because ये democratic country है, capitalistic country है, entrepreneurial spirit है, meritocratic country है। तो अगर ये 3-4 चीज़ें हमारे ज़मीन में ये seeds जाते हैं, they are all good fertile conditions for equity as an asset class to do reasonably well. All I will say is also to keep in mind in investing that when you say that in the long term markets make money, this statement has not held true in all markets of the world. So scientific mindset हमें क्या बोलता है कि किसी भी hypothesis को prove करना है तो हर condition में टेस्ट करके देखो। तो ये एक डायमेंशन को इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्केट्स आर साइक्लिकल, एसेट क्लासेस आर साइक्लिकल, फंड परफॉर्मेंसेस आर साइक्लिकल। द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी मेक इज we start liking the asset class when it has done extremely well and when its poor phase is about to start. We start liking our funds when it has done extremely well. आज के दिन एक प्रॉब्लम है बाजार में, वो ये कि इन्वेस्टर्स अगर 10 म्यूचुअल फंड भी रखते हैं तो जाने अनजाने वो 500 स्टॉक ओन करते हैं, विच इज द इंडेक्स, यू नो, और उसके ऊपर फिर आप फीस भी दे रहे हो। तो जो नेट नतीजा निकल के आता है बहुत बड़े इन्वेस्टर ग्रुप का, वो इंडेक्स से सब ऑप्टिमल निकल के आता है। तो हमने कहा भाई वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर, गिव अस दैट पार्ट ऑफ योर मनी, पेयर अस विद समबडी हु इज बेस्ट एट वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इसमें एक और चीज़ आती है हमारी कंस्ट्रक्ट में, हमारे सारे फंड आपको 20 से 35 स्टॉक के बीच में निकलेंगे, हमारा स्मॉल कैप भी 40-42 नामों का ही है। ओके, वी डू दिस टू बी यूजफुल टू द एंड क्लाइंट, you know, avoid over diversification because we are not the end, we see ourselves as a part of a client's portfolio. तो अगर हम ही 100 नामों का पोर्टफोलियो चलाएंगे तो क्लाइंट का क्या हो रहा है? So we do, और आप में और इंडेक्स में फिर फर्क क्या हुआ? तो 20 से 30 नाम high on growth focus, we say pair us with value, maybe they have 80-100 names, yet with 120 odd names job done is our use case. So फिर आप अगर हमारे फंड का कंस्ट्रक्ट देखो तो मेनी ऑफ आवर फंड्स आर फ्लैट लाइन, यू नो, अगर हम 25 नाम रखते हैं तो 3 से 4%, 5% की वेटेज दिखती है, 1-2 फंड अपवाद हो सकते हैं, बट दैट इज हाउ इट इज, कीप इट सिंपल। Stock market is a slave of earnings, that's it. I mean, over a long period of time there will be many events which will occur, but it is fundamentally a discounted cash flow of future earnings, and you're making that calculation. So a good business
which will stand the test of time and run over 10, 20, 30 years, will give you phenomenal returns. And equally, a bad business which is more focused on, you know, an event or a gray area, hypothetically in regulations, or, you know, वो जुगाड़ के लिए बना है in Indian language, you have to challenge it, and chances are there will be a higher failure rate in those kind of businesses. What people also need to realize is India is one of the few large global markets. There are very few. I would perhaps say there may be only 5 global markets which can qualify in this bucket. So which are these markets? US, China, Germany and Japan, and now India, where you basically have so many industries, so many sectors to play around in. Look, I'm not even naming countries like Russia and Brazil. Why? Because those are more dependent on energy, stroke, everything. In India today, the underlying index has 22 sectors. That's large. लोकल मार्केट में तो क्या कहे, एक लगान मूवी दिख रहे हैं। लगान में देखा था कैसे लोकल किसानों की टीम ने मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया। हमारी मार्केट में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पहले हमने वनडे इंटरनेशनल देखा, गोरे आए मार्च, अप्रैल, मई, जून 2020 में बेचने के लिए। कोविड के समय में लगातार बेचते रहे। हमारा रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया। फाइनली गोरे बेचते बेचते थक गए, हार मान के चले गए। फिर उन्हें लगा वनडे हारे हैं तो चलो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो अक्टूबर 21 से लेकर जून 22 तक उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर गोरे 2.5 लाख करोड़ का माल बेचेंगे तो अपनी मार्केट में इतना ही करेक्शन आएगा। बट रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, बैटिंग करता रहा, माल लेता गया। फाइनली गोरे टेस्ट मैच हार गए। फिर उन्हें लगा चलो वनडे और टेस्ट मैच आ रहे, T20 खेलते हैं। तो इलेक्शन के नतीजे वाले दिन आ गए T20 खेलने। एक ही दिन में 21,000 करोड़ का माल कैश मार्केट में बेचा। रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो यहाँ पे रियल लाइफ लगान मूवी चल रही है। चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, हमारे रिटेल निवेशक खड़े हैं। तो जिस देश में फंडामेंटल्स अच्छे हो, लिक्विडिटी अच्छी हो और सेंटिमेंट अच्छे हो, तो उस देश का मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उतार चढ़ाव 100% आते रहेंगे, बट मार्केट तो चलती रहेगी। हमारी जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ओरिजिन है वो कहाँ से आता है? दलाल स्ट्रीट से आता है, ब्रोकिंग से आता है। आप कोई भी पिक्चर, आई डोंट नो इफ यू सीन दिस मूवी कॉल्ड बाजार, सैफ अली खान था, और यू सीन दिस मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। आप उसमें फाइनेंस इंडस्ट्री की डिपिक्शन देख लीजिए। एक बहुत अल्फा मेल मर्द आएगा, ही विल बी सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन जो उसकी सेक्रेटरीज होंगी, एंड ही विल बी रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल एंड लाउड एंड एरोगेंट एंड नॉट अ पर्टिकुलरली नाइस गाय। और उसमें कोई वुमेन नहीं होंगी उसकी इकोसिस्टम में, जिन लोगों से वो बात करता है, डील करता है। इंडिया में बनी होगी, रिस्क है, रिस्क सिर्फ वो अल्फा मेल ले सकता है। हाँ, और वुमेन का कोई रोल नहीं। बाय द वे, मैं ऑलमोस्ट 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने फंड मैनेजर्स के साथ काम करती हूँ। मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ इस फ्लोर पे आपको एक फंड मैनेजर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी पिक्चर से मिलता हो। तो ये डिपिक्शन हमारी इंडस्ट्री का ऑनेस्टली बहुत गलत है। देयर वाज अ नेटफ्लिक्स सीरीज मेड कॉल्ड बॉम्बे बेगम्स, आई डोंट नो आपने देखी? जी मैंने देखी। देखी? तो मैंने बड़ी उम्मीद से वो थी कि बिकॉज इट्स अबाउट वुमेन इन फाइनेंस। मैंने कहा यार क्या वुमेन इन फाइनेंस पे इन्होंने कुछ बनाया तो कुछ अच्छा है। एवरी वुमन शोन इन दैट सीरियल हैड अ डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ, वाज स्मोकिंग और हैड मेड सम कॉम्प्रोमाइजेस टू रीच द टॉप। Why will a girl sitting in Varanasi want to enter this industry when you see that? So I think role modeling एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। It really is. I see many people write letters to me. आप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मुझे तो फिल्मों का बहुत शौक है।
एंड आई थिंक इस किताब में, मेरी पिछली किताब में भी काफ़ी सारे फिल्म रेफरेंसेस हैं. बट देयर वाज अ beautiful line that Saif Ali Khan said in a movie called Love Aajkal, and he said हम लोग मैंगो पीपल हैं, आम जनता, और हम जिंदगी में ही, वो प्यार के बारे में बात कर रहा था, हम हीर रांझा लैला मजनू जैसे प्यार में मरना नहीं चाहते एंड हम सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने प्यार को पाना चाहते हैं. एंड दैट्स ट्रू ऑफ मोस्ट नॉर्मल पीपल अबाउट मनी. आम इंसान ये नहीं चाहता कि मैं मल्टी बैगर पिक करूं और मैं झुनझुन वाला बनूं और मैं बफेट बनूं, उसमें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फुर्सत नहीं है. बट ये तो चाहता है कि यार जो पैसा कमाओ उसके साथ ढंग की ज़िंदगी जीनो. तो ये एक्चुअली ओरिजिनल सीड था. एंड देन आम है, हिंदुस्तानी है, आम जनता को मिलियनेयर बनने का पसंद है सबकी, तो मिलियनेयर बनने की सब पसंद है. तो देन वी डिस्कस्ड एंड वी सेड हाँ, Mango Billionaire, and we hope this book creates Mango Millionaires. So I use this example of itch guard because honestly मेरे लिए तो वो perfect है कि भाई आप शांत रहिए, resist the itch to do something. It has, and I have to remind myself कि एक ऐसा ही एपिसोड था, आपने resist किया, result ये था, तो प्लीज़ कैसे भी करके आप resist कीजिए. I like Bollywood music, गाने सुनना पसंद है मेरे को. कौन से गाने पसंद? एक्चुअली माई वाइफ मेक्स लॉट ऑफ फन ऑफ मी, लेकिन अगर 1950s, 1960s, 1970s के मोस्ट सॉन्ग्स है ना, अति बेहतरीन चीज़ रिलेटेड टू मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, तो ना ही मैंने 50 बार सुने होंगे, मेरे को मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स बाय हार्ट होते हैं. मतलब मैं फैमिली गेट सरप्राइज कि उन्होंने जो गाना कभी सुना भी नहीं है, मुझे उसका लिरिक्स पता होता है, बैठ गया है दिमाग में. फेवरेट गाना कौन? सो एक्चुअली इफ यू आस्क मी, 2-3 जैसे कॉम्बिनेशंस बोलूँगा मैं इमीडिएटली सॉन्ग्स, मतलब जैसे से एनीथिंग विच इज़ राजेश खन्ना एंड किशोर कुमार, एनीथिंग विच इज़ राज कपूर एंड मुकेश, दोज आर यू नो ग्रेट सॉन्ग. आपके बहुत अच्छे मित्र हैं स्वरूप मोहंती, वो भी आए शो पे और उनको मैंने, उनकी भी पसंदीदा सिंगर है किशोर. एब्सोल्युटली. और उन्होंने गाना गा दिया, तो आपको भी गाना थोड़ा सा, एक लाइन. आपका बहुत नुकसान होगा. नहीं, एक लाइन आज. हाँ, सो इसी इफ यू टेल मी टू सिंग, एक्चुअली इफ यू आस्क, राजेश और किशोर का एक. नो, बट इफ यू टेल मी टू सिंग, आई विल टेल यू दिस, आई लाइक लॉट ऑफ गजल्स आल्सो, लाइक आई स्टार्ट सिंग. जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो गजल? आई डोंट नो, मे वैसे भी जो लोग ज्यादा हंसते हैं अंदर में डीप होते हैं. ये मेरा मानना है. सो एक सॉन्ग है जो मोस्ट ऑफ द पीपल मे नॉट हैव हर्ड, राइट? There is a movie called Nargis. उसमें जगजीत सिंह का सॉन्ग है which goes like, मैं कैसे कहूँ जाने मन, तेरा दिल सुने मेरी बात, ये आँखों की सियाही, ये होठों का उजाला, ये आँखों की सियाही, ये होठों का उजाला, यही है मेरे दिन रात, मैं कैसे कहूँ जाने मन. अरे क्या